हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। हिंदी का इतिहास मैंने आपको बताया कि हिंदी जो भाषा है वो धीरे धीरे करके कैसे अस्तित्व में आई है। अभी हम बात करेंगे अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में कि वो कैसे, किस भाषा का बिगड़ा हुआ रूप या किस भाषा का सुधरा हुआ रूप जो कि अपने अस्तित्व में है, जो आज प्रेजेंट जो एक रूप में है। अन्य भारतीय भाषाओं में अगर हम बात करें तो भारत के एरिया वाइज देखते हैं। जैसे भारत में उत्तरी एरिया है, वहाँ पर नेपाली भाषा है। पश्चिमी एरिया में पंजाबी, सिंधी और गुजराती भाषा बोली जाती है। और दक्षिणी जो एरिया है वहाँ पर सिंगली और मराठी। और पूर्वी जो भारत है वहाँ पर उड़िया, बंगला और असमिया। इन भाषाओं के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। लेकिन उससे पहले जो भारतीय संविधान है, जिसमें कुछ भाषाएँ जो कि 8वीं अनुसूची में जिनको मान्यता मिली है, वो भाषाओं को हम देख लेते हैं। अक्सर बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं को मान्यता मिली है, तो वो है 8वीं अनुसूची। और कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, तो पहले हम काउंट कर लेते हैं। टोटल हैं 22 भाषाएं। अभी कौन सी भाषा है, अगर पूर्व में देखें तो असम, नॉर्थ में कश्मीरी, पंजाबी, बंगाली, कोंकणी, संस्कृत। कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र के कुछ एरिया में और गोवा में। संस्कृत, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, मलयालम, सिंधी, गुजराती, मणिपुरी, तमिल, हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, नेपाली, उर्दू और उड़िया। अभी इसमें आप स्टेट वाइज अगर देखेंगे, जैसे तेलुगु है, ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में, मराठी महाराष्ट्र में, उर्दू पूरे भारत में बोली जाती है, उड़िया उड़ीसा में, तमिल तमिलनाडु में, गुजराती गुजरात में। बाकी कुछ भाषाएं ये मिली जुली जगह पर बोली जाती हैं, एक से ज़्यादा जगह पर, एक से ज़्यादा राज्यों में बोली जाती हैं। मलयालम है, केरला में बोली जाती है। अभी जैसे मैथिली है, ये बिहार के कुछ एक भाग में बोली जाती है। बंगाली बंगाल में, पंजाबी पंजाब में। तो ऐसे करके इन सभी टोटल 22 जो भाषाएँ हैं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनको मान्यता दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाबी भाषा के बारे में। तो पंजाबी से शब्द से बात आती है पंजाब के बारे में। और पंजाब जो है वो 2 भागों में विभाजित है। एक तो पंजाब जो कि भारत में है और एक है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पंजाब। जो पश्चिमी पंजाब है जो कि अभी पाकिस्तान में है, जिसे पाकिस्तानी पंजाब भी बोलते हैं, वो लाहौर और सियालकोट के ज़िलों को छोड़कर शेष क्षेत्र में बोली जाने वाली पंजाबी को लहंदे दी बोली यानी कि सूर्यास्त दिशा की भाषा कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, एक लाहौर और सियालकोट के ज़िलों को छोड़ दिया जाए तो उस भाषा को बोलते हैं, वहाँ की पंजाबी को बोलते हैं लहंदे दी बोली। ग्रियर्सन ने इसे लहंदी कहा तो उस भाषा को लहंदी बोला जाने लगा। वस्तुतः यह पंजाबी की एक उपभाषा है। लहंदी की बोलियां जो कि मुल्तानी है, डेरावाली, पोठोवारी, अबावाकारी, ये सभी बोलियां हैं लहंदी भाषा की। मुल्तानी बोली के जो प्रमुख कवि हैं फरीद, नानक, वारिस शाह, अहमद यार, कादर यार आदि। तो आपको अब समझ में आ गया। जैसे बोलते हैं कि पंजाबी लैंग्वेज पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। तो पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पर जो भाषा बोली जाती है उसे लहंदी बोला जाता है, जो कि पंजाबी की एक उपभाषा है। और पंजाबी जो लहंदी जो बोली है उसके कुछ बोलियां हैं और उनके जो प्रमुख कवि हैं जो कि आपके सामने हैं, फरीद, नानक, वारिस शाह, अहमद यार, कादर यार। और जो पंजाबी है जो कि भारतीय पंजाब की बोली को पंजाबी बोला जाता है, इसका भी क्षेत्र काफ़ी सारा है। अम्बाला से लेकर लाहौर तक, जम्मू, चंबा, शिमला से लेकर के बठिंडा तक। और जो पंजाबी जो भाषा है उसकी बोलियां हैं डोगरी, मालवई, पोवादी, माझी आदि। और माझी है वो आधुनिक पंजाबी साहित्य की आदर्श भाषा है। और माझी भाषा के कवि कौन है? अमृता प्रीतम, मोहन सिंह, पूरन सिंह गार्गी, सेखो, भाई वीर सिंह, धनीराम चात्रिक आदि। पंजाबी जो भाषा है उसे गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। और इस लिपि का विकास किसने किया था? इस लिपि का विकास लंडा का सुधार करके उसमें देवनागरी भाषाओं को जोड़कर सिखों के जो दूसरे गुरु हैं अंगद सिंह, उनके द्वारा किया गया था। तो इंडिया का जो पंजाब है, भारतीय पंजाब, वहाँ की जो भाषा है उसे पंजाबी बोला जाता है। और पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। और इसका विकास किया था गुरु अंगद सिंह जो कि सिखों के दूसरे गुरु हैं। अगली है सिंधी भाषा।
सिंधी सिंध से बनी है, जो कि सिंध को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है सिरो यानी कि सिरो भाग, और वहाँ की बोली को बोला जाता है सिराइकी। एक है बिचोलो यानी कि बीच का भाग, तो वहाँ की बोली बिचौली बोली जाती है। और तीसरा है लाड़ या फिर नीचे का प्रदेश या बोलती है लाट, और यहाँ की बोली को लाड़ी कहते हैं। कच्छी यानी कि कच्छ प्रायद्वीप की एक बोली है जो सिंधी और गुजराती का मिला जुला रूप है, जो कि एक भाषा है कच्छी, जो कि कच्छ एरिया में बोली जाती है। सिंधी और गुजराती का मिला जुला रूप है। सिंधी सूफियों के दोहे सिंधी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं, और इस भाषा का लोकप्रिय काव्य है शाह लतीफ़ का रिसालो। सिंधी के प्रमुख कवि हैं अनायत शाह, मखदूम मोहम्मद जमान, सचल कवि आदि। सिंधी भाषा की अपनी लिपि अरबी लिपि के आधार पर बनी है। पहले इसमें देवनागरी और गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो सिंधी जो है जो 3 भागों में बोली जाती है। इनकी बोलियां भी मैंने आपको बता दी जो अलग अलग भागों की हैं, और उसके अलावा इसकी जो लिपि है, ये याद रखिए लिपि के बारे में, अरबी लिपि के आधार पर बनी है। पहले क्या था, इसमें देवनागरी और गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं गुजराती के बारे में। गुजराती भाषा जो कि गुजरात प्रदेश और मुंबई नगर की एक बहुत बड़ी जनसंख्या की भाषा है। इस भाषा का जो प्रमुख क्षेत्र है वो पश्चिम में काठियावाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ की जो क्षेत्रीय बोली है वो भी काठियावाड़ी बोली ही बोली जाती है। काठियावाड़ी एरिया में जो काठियावाड़ी बोली है वो गुजराती भाषा की एक बोली है। गुजराती में भी जो गुजराती नागरिक गुजराती यानी कि नगरों में बोली जाती है, और एक है जो ग्रामीण गुजराती, इसमें विभिन्नता है, अलग अलग थोड़ा सा अंतर है। गुजराती साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल सन 1200 से 1500 ईस्वी, और इस काल के फुटकर पद्य हेमचंद्र की कृतियों में उपलब्ध हैं। दूसरा है मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी, और इस काल के प्रमुख कवि थे नरसिंह यानी कि नरसी, आपने सुना होगा नरसी का भात, नरसी मेहता, प्रेमानंद भट्ट, बल्लभ, कालिदास, रेवाशंकर, सामल भट्ट आदि। तो गुजराती ये 2। उसके अलावा तीसरी है जो आधुनिक काल है, और आधुनिक काल जो कि अभी का समय है, इसके प्रमुख कवि हैं गोवर्धन राम त्रिपाठी, नाना काल, डॉक्टर ध्रुव, रमन लाल देसाई, काका कालेलकर, उमाशंकर जोशी आदि। गुजराती भाषा जो कि 17वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, और उसके बाद गुजराती की अपनी लिपि विकसित हुई जो कि पूर्वी लिपि कैथी से साम्य रखती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो गुजराती लिपि है वो कौन सी लिपि से साम्य रखती है, तो वो है कैथी, जो पूर्व की लिपि है वहाँ से इसका मेल झोल है। जबकि 17वीं शताब्दी तक गुजराती भाषा की कोई लिपि नहीं थी, देवनागरी लिपि में ही गुजराती लिखी जाती थी। अभी है मराठी। तो मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र प्रदेश की आधुनिक आर्य भाषा मराठी की भी 3 प्रमुख बोलियाँ हैं। एक तो खड़ी बोली मराठी, दूसरी है बरारी या फिर वैदर्भी मराठी, और तीसरी है कोंकणी। कोंकणी जो एरिया है, कोंकणी जो भाषा है, उस बोली है, उस पर द्रविड़ प्रभाव ज़्यादा है। अभंगों की रचयिता नामदेव, ज्ञानदेव जो कि मराठी के सबसे बड़े कवि हैं, विवेक सिंधु के लेखक मुकुंदराम मराठी के विख्यात कवि हैं। इसके अतिरिक्त दासो पंत एकनाथ, तुकाराम, रामदास, श्रीधर, महीपति, मोरोपंत, राम जोशी और आंसू कवि अमृत राय भी प्रमुख कवि हैं मराठी के। मराठी भाषा की जो अपनी लिपि है वो देवनागरी है, और नित्य के व्यवहार में एक अन्य लिपि मोड़ी का प्रयोग भी किया जाता है। तो मराठी के बारे में आपको मालूम चला। अगली जो भाषा है वो है बांग्ला। तो बांग्ला भाषा भी 2 भागों में विभाजित है। एक तो है पूर्वी बांग्ला और पश्चिमी बांग्ला, और उसी आधार पर 2 स्टेट भी हैं, जैसे कि पश्चिमी बांग्ला जिसे भारत में बोला जाता है राज्य, पूर्वी बांग्ला जो कि अभी बांग्लादेश है। इसीलिए इनके जो केंद्र हैं, पूर्वी बांग्ला का केंद्र ढाका में है, पश्चिमी बांग्ला का कोलकाता में। कोलकाता की जो बोली है वो टकसाली मानी जाती है। संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रभाव बांग्ला साहित्य पर सबसे ज़्यादा है। बांग्ला साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं जैसे चंडीदास, चैतन्य, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन, रविंद्रनाथ टैगोर, रमेंद्र सुंदर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ताराशंकर, द्विजेंद्र लाल राय, विभूति बंदोपाध्याय, विभूति मुखोपाध्याय, बनफूल, नजरुल इस्लाम, ये बांग्ला भाषा के प्रमुख कवि और लेखक हैं। बांग्ला भाषा की अपनी लिपि है जो कि देवनागरी लिपि की सहोदरा है। ठीक है, तो बांग्ला भाषा की भी एक अपनी खुद की लिपि है। आगे देखिए असमी।
तो आर्य भाषा असमी संपूर्ण असम की भाषा नहीं है, यह केवल दक्षिणी असम लखीमपुर से लेकर गोपालपुर तक के क्षेत्र में ही फैली हुई है। असमी में लोकगीतों की सुंदर परंपरा रही है। हेम माधव कंदली, शंकर देव, दामोदर देव, अनंत कंदली, जिन्हें रामास्वामी भी बोला जाता है, रामस्वामी, ये सभी जो असमी भाषा है उसके पुराने कवि हैं। और अगर आजकल के ज़माने में बात करें तो असमी के प्रमुख कवि हैं जैसे लक्ष्मीनाथ बरुआ, चंद्र कुमार अग्रवाला, रघुनाथ चौधरी, देवकांत बरुआ, हेम बरुआ, नीलमणि, रजनीकांत, महेश्वर, ज्योति प्रसाद, बरदलोई, अतुल चंद्र। असमी भाषा आप जब कभी भी देखेंगे तो वो बंगला की तरह लगती है, इसीलिए बताते हैं कि असमी भाषा में बंगला लिपि को थोड़ा संशोधन करके स्वीकार किया गया है और उसके साथ ही साथ देवनागरी का भी साथ में प्रयोग किया गया है। उड़िया जो कि उड़ीसा में बोली जाती है, उड़िया को उत्कली या ओडी भी बोला जाता है क्योंकि उड़ीसा का ही पुराना नाम कलिंग या फिर उत्कल, जो दोनों भाग थे वो थे। उड़िया बंगला और आसामी काफ़ी हद तक मिलते हैं, इसीलिए बंगला से अत्यधिक मिलती जुलती है उड़िया भाषा। उड़िया की एक बोली है भत्री और उड़िया भाषा के जो प्रमुख कवि और साहित्यकार हैं वो हैं उपेंद्र भंज, सरलदास जगन्नाथ, रस कलोल के रचनाकार जो कि दीन कृष्ण, गोपाल कृष्ण, सभर तरंग के रचनाकार ब्रजनाथ बदजेन, रघुनाथ झा, मधुसूदन, फकीर मोहन, रघुनाथ राय, गंगाधर, गोपाल चंद्र प्रहराज, नंद किशोर बल, गोपबंधु दास, कुंतल कुमारी देवी, नीलकंठ दास, गोदावरीश मिश्र, आर्त वल्लभ महंती। और उड़िया की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि से काफ़ी मिलती जुलती है। अभी बात करेंगे नेपाली भाषा के बारे में। नेपाली जो कि संपूर्ण नेपाल की आर्य भाषा नहीं है। नेवारी नेपाल की व्यापक भाषा है जो कि तिब्बत और चीनी परिवार से संबंधित है। नेपाली भाषा की दो बोलियां हैं, थरुहरी और डोटाल। बानु भट्ट द्वारा रचित रामायण जो कि प्रथम नेपाली काव्य ग्रंथ है और इसके प्रमुख साहित्यकार हैं देवकोटा लक्ष्मी प्रसाद, धर्मराज थापा, पांडे रुद्रराज, बालकृष्ण, भीमनिधि तिवारी आदि। और नेपाली भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अभी बात करते हैं हम अगर सिंगली भाषा की। सिंगली जो कि श्रीलंका में बोली जाती है आजकल, वो आर्य भाषा जो सिंगली है उसका संबंध लाटी, प्राकृत और गुर्जरी से है और अभी यह श्रीलंका की राजभाषा है। तो ये सभी आपने बातें सुनी जो कि भाषाओं के बारे में थी, आपको हल्की सी जानकारी हुई। अभी कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे भारत में आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और ये चारों भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन सी हैं, तो साउथ के जो चारों मुख्य स्टेट हैं आंध्रा, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। अब इसके बाद आता है भारोपीय परिवार। तो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतालवी, फारसी। ये तो हो गई बाहर की भाषा। अब आती हैं भारत के अंदर की जो भाषाएं हैं वो भी भारोपीय परिवार में हैं, जैसे हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। महात्मा गांधी ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई प्रांतीय शाखा के पुणे अधिवेशन में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कि किसने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई प्रांतीय शाखा के पुणे अधिवेशन में, तो महात्मा गांधी ने। और जो हिंदी पत्र था बंगदूत, उसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने कलकत्ता से निकाला था, इसे प्रकाशित किया था। बंगाल के एक निवासी हैं चिंतामणि घोष, उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की थी और सरस्वती पत्रिका निकाली थी। और भाषा के आकृति का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, आयोगात्मक और योगात्मक। इस क्वेश्चन को याद रखें, बहुत बार आता है क्वेश्चन कि आयोगात्मक और योगात्मक क्या है, तो उसमें आप लिख सकते हैं भाषा के आकृति का वर्गीकरण। केरल राज्य में हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में जाना जाता है। और भारत के जो हिंदी भाषी प्रमुख राज्य कौन से हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी टाइप का विकास किया। तो ये सभी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा इसके पहले वाले पार्ट में, पिछले वाले वीडियो में मैंने हिंदी भाषा को कैसे कैसे संस्कृत भाषा से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश भाषाओं का बदलाव हुआ और उसके बाद हिंदी भाषा आई। और हिंदी के अलावा जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं, खास करके बंगला, मराठी, गुजराती, इनका भी विकास कैसे हुआ वो सब हमने पुराने वाले वीडियो में डिस्कस किया था।
और इस वीडियो में मैंने आपको सभी भाषाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया। तो दोस्तों जो स्पेशली खास करके अगर आप हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, जैसे अगर टीचर का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।